नमस्कार, स्टेट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में अनुकंपा के आधार पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 4,835 विद्यालय लिपिक एवं 518 विद्यालय परिचारी के पदों पर चयनित कुल 5,353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से मणि कुमारी, अमित, गौरव, दिव्या राज, किरण कुमारी गुप्ता एवं तूबा अशरफ को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नवनियुक्त कर्मियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि सभी नवनियुक्त कर्मी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2006 से शिक्षा विभाग के अंतर्गत मृत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से शिक्षक के पद पर नियोजन के लिए प्रावधान किया गया। मृत शिक्षकों एवं शिक्षकोत्तर के कर्मियों के आश्रितों की योग्यता शिक्षक के पद हेतु नहीं रहने के कारण वर्ष 2020 में नियोजन इकाई के माध्यम से विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी के नियत वेतन पर अनुकंपा के आधार पर नियोजन इकाई के माध्यम से वर्ष 2024 तक नियोजन किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार ने शिक्षकों की तरह अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए विद्यालय लिपिक एवं विद्यालय परिचारी का पद जो राज्य कर्मी के श्रेणी में आते हैं, नियुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना में प्रबंधन विकास केंद्र एवं बालिका छात्रावास का शिलापट अनावरण कर फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने प्रबंधन विकास केंद्र और बालिका छात्रावास का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रबंधन विकास केंद्र के नए भवन में प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएं और बेहतर ढंग से पूर्ण की जा सकेंगी। बालिका छात्रावास के निर्माण से छात्राओं को यहां रहने की बेहतर सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें पठन पाठन में सहूलियत होगी। कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ज्ञातव्य है कि ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान पटना की स्थापना सन 1973 में हुई थी। संस्थान में वर्तमान में प्रबंधन एवं कंप्यूटर का कुल 10 कोर्स का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 1600 से ज्यादा छात्र छात्राएं नामांकित हैं। संस्थान के प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन विकास केंद्र की स्थापना की गई है। प्रबंधन विकास केंद्र में 26 कमरे हैं और जिनमें कुल 52 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। प्रबंधन विकास केंद्र में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण हॉल, आवासीय प्रशिक्षण हेतु डाइनिंग हॉल इत्यादि की व्यवस्था है। प्रबंधन विकास केंद्र के निर्माण पर 4,99,97,400 रुपये की लागत आई है। संस्थान में काफी संख्या में बालिकाएं नामांकित हैं। उनकी सुविधा हेतु वातानुकूलित बालिका छात्रावास का निर्माण एवं उन्नयन कुल 4,99,97,400 रुपये की लागत से की गई है। भागलपुर जिले के तुलसीपुर गांव के लोगों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर पहुंचे देश के बड़े उद्योगपति एवं अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक उमेश शर्मा उर्फ भोला बाबू ने गांव के समग्र विकास को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए तुलसीपुर गांव को गोद ले लिया। उन्होंने कहा कि बिहार की धरती में अपार संभावनाएं हैं और अब समय आ गया है कि इसे विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए। भोला बाबू ने बताया कि अब तक वे 300 से अधिक गांवों को गोद लेकर विकास कार्यों की शुरुआत कर चुके हैं। उन्होंने जोर दिया कि जो भी कंपनियां बिहार से मुनाफा कमा रही हैं, उन्हें अपनी CSR के तहत राज्य के विकास में निवेश करना चाहिए। गांव को गोद लेने के बाद भोला बाबू ने भरोसा दिलाया कि तुलसीपुर की तस्वीर बदल कर रख दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ विवाह भवन, स्कूलों की आधुनिक सुविधाएं, खेल सामग्री, शौचालय, इन्वर्टर, बैटरी और हर जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव में ITI प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा, जहां उन्हें रोजगार परक कौशल सिखाकर नौकरी की भी व्यवस्था की जाएगी। आज का दौरा मेरा बगल में तुलसीपुर गांव है, नवगछिया में। कल परसों हम लोग थे जमुई में और पूरे बिहार को हम लोग
जहाँ विकास नहीं हुआ है, लोगों को ज़रूरत है जहाँ जो नीचे वर्ग का हर तरीके से उसको कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग डेवलप करने का। हम लोग का अरिस्मा चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम गांव गोद लेकर के डेवलप करूँ। बिहार में अभी भी बहुत ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का, खास करके शिक्षा में, स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि गाँव में स्पेशली जहाँ नली नहीं है, गली नहीं है। नारी सशक्तिकरण के कितने भी दावे किए जाएं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित किया जाता है। ताजा मामला अररिया जिले के जोगबनी थाना क्षेत्र के इस्लामपुर वार्ड नंबर 17 का है। 5 साल पहले हुई शादी के बाद से ही विवाहिता हलीमा नाज को दहेज के लिए ससुराल पक्ष लगातार प्रताड़ित कर रहा था। रविवार को ससुर, सास, देवर और ननद ने मिलकर हलीमा नाज की बेरहमी से पिटाई की। पत्नी को बचाने पहुंचे पति दिलावर खान को भी बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। यही नहीं, गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश की गई। दोनों पति पत्नी गंभीर हालत में जोगबनी थाना पहुंचे और पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने दोनों का लिखित आवेदन लेने के बाद फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज चल रहा है। हलीमा नाज की हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़िता हलीमा नाज ने बताया कि उसकी शादी 7 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम रीति रिवाज से हुई थी। शादी में 3.25 लाख रुपए नकद, एक पल्सर मोटरसाइकिल, सोने के गहने और इलेक्ट्रॉनिक सामान दिया गया था। इसके बावजूद उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। एक बार उसे जिंदा जलाने की भी कोशिश की गई थी, जिसके निशान अब भी उसके शरीर पर हैं। पीड़ित पति पत्नी ने कहा कि मारपीट के बाद उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। हैं कि जो जैसे है, हम लोग जैसे बोलते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे रहो। हमारे हिसाब से हर चीज होना चाहिए, चाहे जो बोले, चाहे जैसे करे, हर चीज हमारे हिसाब से होना चाहिए। आवाज उठाए थे, तो आवाज उठाए तो उसके बाद ये बोला जाता है कि तू बीवी का सुनता है, बीवी का गुलाम है, तो ये है तो वो है, ये सब चीज बोला जाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये सब चीज कैसे इंसाफ हो, कैसे शांति बने, कैसे सब सही से रहे। ये सब चीज के लिए इससे पहले भी कई बार पंचायत वगैरह हुआ, लेकिन पंचायत रह के ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया गया। आगे प्रोसेस कितना बार सब कोई बहुत कुछ बोला कि जैसे ज्यादा हो रहा है तो आप आगे बढ़िए, करिए ये चीज। खबर दानापुर के जानीपुर थाना क्षेत्र से आ रही है, जहां पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ सिमरा में हुए डकैती मामले में पकड़े गए दीपक के साथ हुई है। पुलिस इसे पकड़ने के बाद लूटे गए सामान को बरामदगी के लिए आई थी। उसी दौरान छुपाए गए हथियार से पुलिस पर फायरिंग की गई। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई और अपराधी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल अपराधी को गिरफ्तार किया, फिर पीएमसीएच में इलाज के लिए भेज दिया गया। इस मामले में और भी अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। और इसी दौरान एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि सिमरा में एक लूट की घटना में दीपक नाम का अपराधी, जो शाहपुर थाना क्षेत्र के शिवाला का रहने वाला है, वह शामिल था। उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सामान की बरामदगी के लिए उसे बांदीपुर लाया गया था, जहां उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी। फिलहाल वह पीएमसीएच में एडमिट है। जन औषधि केंद्र पिपरा में ब्रांडेड महंगी दवाइयां बिक रही हैं। डॉक्टर जिस दवा को भी नहीं लिखते हैं, यहां की आशा और दलालों द्वारा इस जन औषधि केंद्र दुकान में ले जाकर महंगी दवा मरीजों के परिजनों को खरीदवाते हैं। जेनेरिक दवा बेचने के लिए सरकार ने प्रत्येक अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन औषधि केंद्र खोलकर सस्ते दामों में लोगों को दवाइयां मुहैया करवाती है। हालांकि वर्तमान समय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा में दवाइयों की कमी नहीं है, फिर भी मरीज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी पिपरा जन औषधि केंद्र में कुछ दलालों को रखा गया है, जिसमें आशा एवं कुछ कर्मी जुड़े हुए हैं, जो इस केंद्र में बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा खरीदवाते हैं। सूत्रों की माने तो जहाँ 35 रुपए की दवाई होलसेल में मिलती है, वैसे दवाई को यहाँ ऊंचे दामों में 500 से करीब ऊपर के दामों पर खरीदवाया जाता है। हालांकि इस संबंध में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पिपरा डॉक्टर सुनील कुमार चंद्रा ने बताया कि ऐसी शिकायत कई बार मिली है। जेनेरिक दवा के अलावा बाहरी दवा, ब्रांडेड या ऊंचे दामों की दवाएं, इसे बेचने का अधिकार नहीं है। इनकी कई बार शिकायत मिली है, छापेमारी कर इन पर कार्रवाई करवाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ सरकार अस्पताल एवं
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां उपलब्ध करवाती है, लेकिन दूसरी तरफ वहीं जन औषधि केंद्र खोलकर दवाइयां ऊंचे दामों में बेचकर डॉक्टरों के बिना परामर्श के ये लोग मोटी रकम कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर विभागीय मिलीभगत से धड़ल्ले से इस कार्य को खुली छूट दी जा रही है। इस गोरख धंधे में लोग जुटे हुए हैं। बात करेंगे झारखंड के। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी दे दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की पीठ ने राज्य के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अवमानना याचिका खारिज कर दी। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार के मामले में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ की गई है। तो वहीं उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति के लिए UPSC द्वारा तैयार पैनल में शामिल अधिकारियों को अनुचित ढंग से पद से हटाया गया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका खारिज किए जाने से DGP अनुराग गुप्ता को बड़ी राहत मिली है, जिससे वो निश्चित होकर वो अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होने के लिए आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने भी अपना कदम तेज कर दिया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में वोट अधिकार यात्रा आज रांची से नवादा के लिए रवाना हो चुकी है, जिसमें शामिल होने के लिए सैकड़ों गाड़ियों की काफिला निकल पड़ा है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप, विधायक रामचंद्र सिंह सहित सैकड़ों नेतागण मौजूद रहे। बताते चलें कि इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक के वोट अधिकार के संरक्षण तथा जागरूकता के लिए अपने मजबूत संकल्प को फिर से दोहराया है। गौरतलब है कि बीते सोमवार को राहुल गांधी द्वारा निकाले गए इस यात्रा के दौरान मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों को चेतावनी दी गई है। रांची स्थित CCL कार्यालय में कर्मचारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसके लिए सैलरी के अलावा उन्हें अलग से 12,000 रुपए दिए गए। इसी संबंध में हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से CCL चीफ मैनेजर गौतम चौधरी ने विस्तार से बातचीत की। गौरतलब है कि कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में ये नियम पहले ही लागू है और अब CCL में भी इसे सख्ती से लागू किया जा रहा है। हम पहुंचे हुए हैं रांची स्थित CCL में, जहां पर हमारे बीच मौजूद है CCL के चीफ और मुख्य प्रबंधक गौतम। आइए उनसे मिलते हैं। सर, APN में स्वागत है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जैसा कि CCL ने नए ड्रेस कोड को लागू किया है, सबसे पहले आपसे इसी बारे में जानना चाहेंगे। जी, ड्रेस कोड लागू करने के बाद हमें अपनापन महसूस हो रहा है, लगता है हम सब एक हैं और बड़ा गर्व महसूस होता है और हम चाहेंगे कि हमेशा के लिए ये लागू रहे और हर एक आदमी ड्रेस पहन के ही अपने कार्यस्थल पर आए। जी, और क्या कहना आपका, और भी कुछ ऐसी उम्मीदें, कुछ और बदलाव भी होने चाहिए ऐसा? अभी जो भी बदलाव हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और ऐसे बदलाव के लिए हमारे उच्च अधिकारी हैं, वो निर्णय लेंगे और हम उनका सारे निर्णय को स्वीकार करेंगे। सर, एक सवाल करना चाहेंगे, चूंकि आप मुख्य प्रबंधक हैं तो आपसे जानना चाहेंगे, जो टारगेट है हर साल का, जो टारगेट रहता है, इस साल के टारगेट को लेकर किस तरह से लक्ष्य प्राप्ति को लेकर आपका क्या कहना है? पूरी तरह से तैयारी है जो है? लक्ष्य हाई लेवल की बात हो जाएगी ना, फिर भी कंपनी के लक्ष्य के लिए तो हम लोग वचनबद्ध हैं और हम लोग जी जान लगाकर हर हालत में कोशिश करेंगे कि लक्ष्य को पार करें। जी जी जी। और भी हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर CCL के स्टाफ, जिनसे जानना चाहेंगे ड्रेस कोड जो लागू हुआ है, जिसे लेकर वो काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? हाँ, सबसे पहले मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम तेजविंदर सिंह है। मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर HR कार्यालय समाधान सेल में। जी सर, कैसा लग रहा है आपको ड्रेस कोड को लेकर जो ये नया मतलब फैसला लिया गया इस पर? ये ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव रहा कंपनी का और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको और इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि हम सभी लोग एक दूसरे को एक तरह और एक ही नज़र से देख रहे हैं। पहले था कि एग्जीक्यूटिव अलग थे या नॉन एग्जीक्यूटिव का जैसे बात है, तो वो अब एक ही तरह से हम लोग एक दूसरे को
पहचान रहे हैं और एक अपनापन सबके अंदर। सर एक जानना चाहूँगी सवाल, क्या किसी तरह की चुनौतियाँ भी आती हैं अपने जैसे स्टाफ को मैनेज करने में, अपने पोजीशन पर आपको अपने जिम्मेदारी को संभालने में, या फिर बहुत बेहतर तरीके से काम हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है ऐसा कुछ? चुनौतियाँ तो रहती ही हैं मैडम, चुनौतियाँ तो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। किस तरह की चुनौतियाँ सर? चुनौतियाँ तो जैसे हम लोग डेली मीटिंग करते हैं, सुबह में 10 बजे हमारी मीटिंग होती है GM मैडम के साथ, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या काम करने हैं हमको, क्या क्या हमको जो टास्क हैं वो असाइन होते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए चैलेंजेस जो होती हैं उनको पूरा करना होता है और हम लोग उसको। बारिश के मौसम में सड़क किनारे लगे जंगली पौधों के अनावश्यक रूप से बढ़ने से लोग सड़क हादसे के शिकार हो रहे हैं, जिसके बाद स्थानीय विधायक ने पौधों की छंटाई की मांग की है। दरअसल बारिश का मौसम आते ही सड़कों पर वैसे पौधे उपजने लगते हैं जो जंगलों के रूप में देखे जाते हैं। ये पौधे बारिश का मौसम आते ही अचानक बढ़ने लगते हैं और ऐसे पौधों में निकलने वाली झाड़ियां कई बार सड़कों पर हादसे का कारण बनती हैं। समर सीजन में चूँकि क्या है कि पतझड़ होती है या फिर बहुत सारे बीज होते हैं जो घासों के, वो डॉर्मेंट फेस में रहते हैं, तो जब बारिश पड़ती है तो इन घासों का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ने लगता है। तो इसमें एक ही उपाय है कि घासों का हम लोग समुचित उपाय करते रहें। उनका रोकथाम करने के लिए जो भी इनिशियल स्टेज पे ही उनको हम लोग डिस्ट्रॉय कर दें या उसकी सफाई करें, या उसका बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जैसे 2,4-D जो कंप्लीट डिस्ट्रॉयर केमिकल है, वो हम लोग इन घासों पे अप्लाई करके और इससे हम लोग निजात पा सकते हैं। झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान के तहत खूंटी जिला के पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिला पुलिस ने खूंटी से प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया PLFI के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले के पुलिस अधीक्षक मनीष टोप्पो ने बताया कि ये पूरा अभियान एक गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया। खुफिया इनपुट के आधार पर तोरपा उपमंडल पुलिस अधिकारी क्रिस्टोफर केरकेटा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बीते रविवार को देर रात रानिया के जिबलोंग टांगरी इलाके में छापेमारी की घटना को अंजाम दिया। पलामू जिले के तरहस्सी प्रखंड स्थित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में बीते सोमवार की सुबह फूड पॉइजनिंग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया, जिसमें 40 छात्राएं अचानक बीमार होने की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार उन सभी छात्राओं में गंभीर रूप से प्रभावित 7 छात्राओं को मेदिनाराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य का स्थानीय स्तर पर ही इलाज बरकरार है। इस संबंध में छानबीन करने के बाद पता चला कि रविवार की रात छात्राओं ने पूरी सब्जी का भोजन किया था, जबकि सोमवार की सुबह उन्हें सोयाबीन की सब्जी के साथ रोटी दी गई थी। सुबह के खाने के कुछ देर बाद ही छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। फिर उनके पेट में दर्द और जी मचलने की शिकायत के बाद स्कूल के शिक्षकों को सूचना दी गई। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को उज्जैन में निकली राजदिराज बाबा महाकाल की राजसी सवारी के अवसर पर देश एवं प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। CM यादव ने बाबा महाकाल से प्रदेशवासियों के कल्याण और मंगलमय जीवन की कामना की है। उन्होंने कहा कि देश भर में श्रावण मास में पूर्णिमा से पूर्णिमा तक महादेव की सवारियां निकलती हैं, लेकिन उत्तर और दक्षिण परंपराओं के अनुसार भाद्रपद के 2 सोमवार तक भी बाबा महाकाल की सवारी आज जबलपुर के पीपल पीस फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का घंटाघर में मौन तरीके से विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया गया। फाउंडेशन के लोगों ने यह बताया कि स्ट्रीट डॉग्स के प्राकृतिक जीवन और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। ऐसे में उनको सीमित स्थानों पर रखना कुत्तों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है।
बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड अब तीसरी बार बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजा है। मामले में अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चैतन्य बघेल की 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड की मांग की थी। 4 अगस्त को जब चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी। इसकी मियाद खत्म होने के बाद आज उन्हें एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया। छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय मिश्रा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के मामले पर कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को एक बार अपनी उस पदाधिकारी से जानकारी लेनी चाहिए जो निर्वाचन आयोग का कामकाज देखते थे। कांग्रेस के पास कोई भी मुद्दा नहीं है, इसलिए अपने भ्रम फैलाओ टोली को लगा दिया है। जब उन पदाधिकारी से पूछा जाएगा तो पता चलेगा कि उनसे निर्वाचन आयोग के सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर क्यों किए गए हैं। वो मेहनत कर करके सब काम करते हैं, उसके बाद हर चीज़ में वो आपत्ति करते हैं कि निर्वाचन के कार्य सही नहीं है, नाम गलत जोड़ा, तो उनकी मेहनत को भी वो आखिर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं। और रहे भारत निर्वाचन आयोग के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उनको हटाने का अगर उनके ऊपर भिलाई में खुल्लम खुल्ला प्यार का एक अजीबोगरीब नज़ारा सामने आया है। सेक्टर 10 टाउनशिप की सड़कों पर एक युवक युवती बुलेट पर इस कदर रोमांस करते हुए दिखे कि जिसने यह नज़ारा देखा शर्म से अपनी नज़रें झुका लीं। यह पूरा घटनाक्रम सड़क पर राहगीरों ने कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कपल न केवल सड़क पर खुलेआम रोमांस कर रहा है बल्कि उन्होंने यातायात नियमों की भी धज्जियां उड़ा दी। जिला प्रशासन और पुलिस ने सकरी क्षेत्र के भरनी ग्राम पंचायत क्षेत्र में शासकीय भूमि पर बने अवैध प्रार्थना घर को सोमवार को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई उन शिकायत के बाद हुई जिसमें हिंदू संगठन, ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया था कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर दूसरे धर्म के प्रचार प्रसार और प्रार्थना गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। वोट चोरी के खिलाफ मुहिम से एएमआईसीसी एवं पीसीसी के निर्देश पर राहुल गांधी की आवाज को बुलंद करते हुए कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में मशाल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ वोटर लिस्ट में धांधली किए जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया और वोट चोरी के माध्यम से भाजपा की सरकार बन पाई है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए हैं, ऐसा आरोप लगाया। कवर्धा छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और महिलाओं के पारंपरिक पर्व तीज के उल्लास को इस बार एक अनोखे अंदाज में मनाया गया। पंडरिया विधायक भावना बोरा ने इस समारोह में क्षेत्र की महिलाओं और महिला कार्यकर्ताओं के निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि को आमंत्रित कर एक सामूहिक सांस्कृतिक मंच प्रदान किया, जहां हर उम्र की महिलाएं पारंपरिक परिधानों में सज धज कर पहुंची। वहीं पंडरिया विधायक भावना बोरा महिलाओं के साथ लोकगीत में डांस करती हुई नजर आई। बात करेंगे महाराष्ट्र के धुले में मौन जुलूस के दौरान भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। भीड़ के हमले में पुलिस निरीक्षक जयपाल हीरे घायल हो गए। दरअसल 8 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के विरोध में शिरपुर में आदिवासी समुदाय का मौन जुलूस निकाला गया था। यह जुलूस शांतिपूर्ण रहा और पुलिस उप विभागीय अधिकारी सुनील गोसावी को विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन सौंपकर जुलूस का समापन किया गया। मुंबई में एक बार फिर से भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह से हो रही लगातार बरसात की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। नवी मुंबई के सायन पनवेल हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं बारिश के चलते विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है।
24 घंटों से लगातार हो रही बारिश से अब सड़कों पे जलभराव हो चुका है और ये टाइम पनवेल हाईवे है जहां पर विजिबिलिटी देखा जाए तो पूरी तरह से कम है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को ड्राइविंग में दिक्कतें हो रही हैं और वहीं ज्यादा बरसात होने की वजह से रेड अलर्ट भी किया गया है, स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है। अब इसका जो बारिश का जो असर है अब ट्रेनों पर ही पड़ा हुआ है। ट्रेनें भी काफी 1 से 1.5 घंटे जो है लेट चल रही है और कई पटरियों पे पानी भी भरा हुआ है जिस वजह से यात्रियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि देखा जाए तो स्कूल तो बंद है लेकिन ऑफिस शुरू है जिसमें यात्रियों को जो है मुंबई से ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलो रविंद्र मुंबई। पिछले 3 से 4 दिनों से नवी मुंबई में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे जोरदार बारिश ने नवी मुंबई शहर को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। नवी मुंबई में रात से ही लगातार बरसात हो रही है। वहीं सुबह से रिमझिम बारिश के साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। इस वजह से एपीएमसी मार्केट, MIDC, सानपाड़ा अंडरपास, माफको मार्केट और शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।